सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं रामपुर के माननीय सांसद महोदय और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा से उम्मीदवार बनाए गए श्रीमान घनश्याम सिंह लोधी जी। लोधी जी, हिंदी खबर पर स्वागत करूंगा मैं आपका। थैंक यू, नमस्कार। अच्छा, क्या तैयारी है भैया? इस बार मोदी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 के पार। आपकी कितनी है तैयारी, कितने हैं तैयार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और पार्टी का लक्ष्य अब की बार 400 का, और उसमें रामपुर भी आता है। और रामपुर की तैयारी एकदम बिल्कुल फिट है। और अभी तक तो कोई सामने कोई मैदान में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं आया है, और मैं समझता हूँ कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो लहर है यहाँ पर सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं आज की तारीख, और भारी मतों से यहाँ से कमल खिला के भेजने की तैयारी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए 2022 में जब आपने आजम खान के राइट हैंड जिसे कहते थे आसिम रजा, उनको हराया, तो फैक्टर्स क्या थे ये मुझे बताइए, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है वो उन फैक्टर्स के बारे में लोगों को जानकारी देना। देखिए, जब उपचुनाव हुआ तो दो लोगों के बीच में चुनाव था, एक तो सपा के और भाजपा के बीच आमने सामने का चुनाव था। लोग कहते थे भी, उस समय कहते थे कि इतनी पॉपुलेशन मुस्लिम की है, इतनी हिंदुओं की, लेकिन वहाँ के समीकरण बदले, क्योंकि एक पहले जो था, जो सपा की गवर्नमेंट थी, एक भय का माहौल होता था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहाँ कानून का राज कायम हुआ है, और हिंदू मुसलमान सब एक सुख की शांति की जिंदगी जी रहे हैं आज। तो उसी को लेकर लोगों ने निर्णय लिया, और 2022 में उपचुनाव में भारी मतों से मुझे वहाँ से विजयी बनाया। और 2 साल मुझे भी कार्य करते हुए हो गए, क्योंकि पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास जताया है, और लगातार 2 साल लगातार जनता के बीच में रह के मैंने काम किया है। क्योंकि मैं ना कहीं घूमने गया हूँ, कहीं जो भी सुख दुख में हर जनता के काम में शामिल हुआ, और पार्टी ने समय से टिकट भी दिया। लेकिन अब जनता के बीच में उसकी पार्टियों को सोचना पड़ रहा है कि उनके मुकाबले कौन प्रत्याशी खड़ा किया जाए, लेकिन वो सोचते रह जाएंगे और 2024 चुनाव निकल जाएंगे। जी, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है वो नकारात्मकता ज़्यादा थी और लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था, और इस सरकार में सकारात्मकता ज़्यादा है, ये आपने कहा ना। लेकिन भाई साहब, जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त आप तो खुद समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। नहीं तो मैं था ना, तो जब तो मुझे उनकी नीतियों से अच्छी नहीं लगी, उससे नीतियों से दुखी होकर मैं भाजपा की नीतियों में शामिल हुआ, और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी में आस्था जताते हुए मैं उनके साथ हूँ। जी, अब भाई साहब, मैं आपका इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे तो लगा कि भाई आप तो जो है राजनीतिक मौसम विज्ञानी हैं। घाट घाट का जो है पानी पिया है आपने, पहले बीजेपी से बसपा, फिर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, फिर दोबारा बसपा, फिर सपा, फिर भाजपा में घर वापसी। मतलब कोई दल रह गया? कांग्रेस के अलावा कोई दल रहा नहीं मतलब? देखिए, जनहित में मैंने सब काम किए हैं, और जनता ने जो चाहा उसके साथ में चलता रहा, जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई। क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी से राजनीति शुरू की थी सन 1991 से। युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष भी बना मैं, और मेरे ख्याल से 2009 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, और माननीय कल्याण सिंह के साथ मैं जुड़ा रहा, क्योंकि वो मेरे गुरु थे। 1999 में जो है आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। फिर 2004 में आपने बसपा छोड़ दी और कल्याण सिंह जी की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में शामिल हो गए और एमएलसी बन गए। और फिर 2009 में आपने कल्याण सिंह को छोड़ दिया, फिर बसपा में आ गए। बाकी परिस्थितियाँ वही थी, बता रहा हूँ। जब मैं 2004 में जब विधायक बना तो माननीय कल्याण सिंह जी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग साथ में थे, लेकिन माननीय कल्याण सिंह की फिर अनबन किसी कारण पार्टी से हुई, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी।
वो सपा में चले गए, मैं बसपा में चला गया, क्योंकि रामपुर के समीकरण अलग हैं प्रदेश को लेकर। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की भाजपा, लेकिन मैं बसपा से भाजपा में ना आकर सपा में चला गया और सपा के साथ मैंने काम किया। 2016 में मैं फिर एमएलसी बना और 2022 तक एमएलसी रहा और माननीय मोदी जी की नीतियों से और माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज भाजपा के साथ हूं। जी, तो अब भाजपा में ही रहेंगे, क्योंकि भाजपा के पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स और मोटा भाई है। देखिए, ईडी और सीबीआई का डर उसे होता है जो क्राइम करता है। मेरे ऊपर अभी 151 का कोई मुकदमा तक नहीं हुआ है जब तक मैंने इतनी बड़ी मारी खेली। तो हाँ, डर तो उसे होता है जिसके पास मुकदमे होते हैं, जो उल्टा सीधा काम करता है। मैं तो पहले एक साधु की तरह मैंने जिंदगी गुजारी है, 2 बार विधायक भी रह लिया, सांसद भी रह लिया, जैसे कल था वैसे ही आज। जी, आप जैसा जो साधु है वो भगवान हर किसी को बनाया भाई साहब। मैं तो यही कहूंगा। अब उसी को देखकर 2024 में है ना, जनता निर्णय करने जा रही है, आपको पता चल जाएगा 2024 में। जी, अच्छा भाई साहब ये बताइए, तो अब वहां पर रामपुर से आजम खान मुक्त हो गया। रामपुर मतलब अब आजम खान, उनके चेले चप्पाड़े, चिंटू पिंटू जो है, अब उनके अल्ल बल्ल जो यहाँ वहां होते थे सब खत्म, मामला सब सफा हो गया, सफा चट एकदम। अब कुछ नहीं है, सफा हो चुकी है और एक हर तरफ भाजपा नजर आती है और भारी मतों से यहाँ से कमल खिलेगा। लोगों को उम्मीद नहीं थी इतने भारी मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी, ये हम आपको विश्वास करते हैं। जी, तो अब जो आप लोग कहते थे कि आजम खान का खौफ है यहाँ पर, हिंदुओं तो छोड़िए, मुसलमानों के ऊपर भी आजम खान का खौफ है, आप लोग कहते थे, हैं? जब आप सपा में थे तब तो नहीं कहते होंगे, जब सपा में नहीं थे, जब बसपा में या भाजपा में रहे तब आप बोलते रहे होंगे कि आजम खान का खौफ अब खत्म हो गया। देखिए, ऐसा पूरे प्रदेश में एक ठेकेदारी प्रथा होती थी सब, ऐसे नहीं रामपुर में नहीं, हर प्रदेश के हर जिले में कोई ठेकेदार होता था, तो उसी को लेकर वो पार्टी चलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो ठेकेदारी खत्म हो गई, भू माफिया खत्म हो गए, बदमाशी खत्म हो गई, चोर उचक्के खत्म हो गए, सारे के सारे या तो यूपी छोड़ के चले गए या भाग गए। तो आज कानून का राज हमारा, या तो यूपी छोड़ के चले गए या भाग गए, या तो बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी में आ गए। सपा वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में आ गए। नहीं, बीजेपी में जिसकी आस्था है वही भाजपा में आए हैं, और मैं समझता हूँ जिसकी आस्था भाजपा में नहीं है तो वो भाजपा में नहीं आए। अच्छा भाई साहब, एक चीज बहुत दिक्कत की बात है बीजेपी के लिए कि जो मुसलमान मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां पर रामपुर जो आपका संसदीय क्षेत्र है भाई साहब, वहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा है, तो उसको कैसे मुकाबला करेंगे उसका आप? देखिए, मैं जब उपचुनाव लड़ा था तब भी हिंदू मुसलमान सब मुझे मिले थे। ऐसा कोई बूथ नहीं जहां हमारा, जैसे कई बूथ ऐसे हैं जहां हिंदू है ही नहीं, वहां पर भी मुसलमान मुझे मिला। मैंने सब समीक्षा की, लेकिन किसी में कम मिला, किसी में ज़्यादा मिला, लेकिन मिला। और अब तो मैंने काम किए हैं, तो हमारी सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर और हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं और 140 करोड़ देश को, लोगों को लेकर विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें माननीय मोदी जी और हमारे सारे नेता काम कर रहे हैं, तो उसमें 140 करोड़ में हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। जी, अच्छा, रामपुर में मोदी जी का फैक्टर हावी ज्यादा है, मोदी जी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उनके नाम पे वोट ज्यादा मिलेगा या योगी जी के नाम पर? देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता हैं और चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, हम तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का काम होता है पार्टी में काम करना। सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से रामपुर की स्थिति, अब के जो चुनाव होगा तो इतिहास बदलने वाला है। जी, अच्छा भाई साहब ये बताइए कि वहां पे एक आपके विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, आकाश सक्सेना हनी, उनका क्या समीकरण रहेगा, आपको कितना सपोर्ट करेंगे? क्योंकि खबरें आ रही थी कि आकाश सक्सेना हनी को जो है खुद सांसदी लड़नी थी, वो खुद सांसदी के जुगाड़ में लगे हुए थे, लेकिन टिकट आपको मिल गया, तो उनसे क्या आपका समीकरण बन रहा है, सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और सबको अधिकार है अपना अपना टिकट मांगने का।
लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। अब टिकट पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है ना, उसी पर सब लोगों को रहना है। और जितने भी हमारे विधायक हों या कार्यकर्ता हों, सब पार्टी के साथ खड़े हैं, तो पार्टी को चुनाव लड़ा है। जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसी बात जो आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में बताया जाना जरूरी है, जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो आपके मतदाताओं को लुभा सकता है, आकर्षित कर सकता है, तो आप बता सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी विकास के लिए काम करती है और विकास ही हमारा एजेंडा हो। माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में रामपुर में इतने विकास हो गए कि मेरे ख्याल से जो 6-7 सालों में जो रामपुर में काम हुए हैं, मैं समझता हूँ 15-20 सालों में रामपुर में काम किया। तो उससे प्रभावित होकर जो भी योजना है उसका लाभ सबको मिल रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, विकास हो रहा है तो सबका हो रहा है। तो वो जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की दीवार होती है वो ढह गई है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जी भाई साहब, मैं चाहूंगा कि अगर आप 5 काम गिना दें जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और जो मतदाताओं को, खास तौर पे मुस्लिम मतदाताओं को जो आपकी तरफ आकर्षित करेंगे, जो कमल का फूल का बटन दबाएंगे, वो 5 काम बता दीजिए भाई साहब, जो रामपुर में किए हैं आपने। देखिए, शाहबाद से और बाजपुर तक रोड बन रही है, लगभग 200 करोड़ की है। उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आए दिन उसमें एक्सीडेंट होते थे। आज 10 मीटर की चौड़ माननीय योगी जी ने स्वीकृति दी है और काम शुरू हो गया। ऐसे ही एक बिलक्का ओवर ब्रिज है, 108 करोड़ का है। और 50 काम, जब रेलवे फाटक है, तो रेलवे फाटक जब बंद हो जाता था तो 50 गाँव का रास्ता बंद हो जाता था, तो उसकी मंजूरी हमारे माननीय योगी जी ने दी है और वो उससे भी काम शुरू हो गया। ऐसे हमारे रामपुर का रेलवे स्टेशन, ऐसी बहुत सारे पुल, एक हमारा भैया नगला का पुल पड़ा है, लगभग CMD कस्बा पड़ता है, नगर पंचायत है, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता था। सामने से बिल्कुल मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर है, वो पुल बनने को तैयार है और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में वो पुल चालू हो जाएगा, तो सीधा 15-20 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो ये कई पुल ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से पुलों की संख्या पर मैं गिनाऊँ तो 200 पुल ऐसे बने हैं जो सीधा रामपुर को जोड़ते हैं। जी जी। अच्छा भाई साहब, कोई ऐसा कहा जा रहा था कि भाई रामपुर को एम्स दिया जाएगा या रामपुर में कोई बड़ा नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, कहा जा रहा था कि रामपुर में कोई कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा, कहा जा रहा था जो जौहर यूनिवर्सिटी है अब उसकी जगह पे जो है उसका नाम बदल के कुछ और किया जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी देंगे भाई साहब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अभी आए थे 3-4 दिन पहले, मैंने उनसे भी निवेदन किया था, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में हमारा रामपुर है ना पिछड़ा है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल होना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल की मैंने मांग की ही, लेकिन PP मॉडल शायद यहाँ कैबिनेट में पास हो गया रामपुर में, लेकिन जगह भी उपलब्ध है, लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी उसकी व्यवस्था होगी। बाकी मैंने अनुरोध किया था क्योंकि बेरोजगारी भी रामपुर में है और हमारे प्रदेश में जो उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं, तो मैंने उनसे माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि कोई बड़ा सा उद्योग हमारे रामपुर में लगे, ताकि हमारे जो रामपुर की बेरोजगारी खत्म हो। जी। अच्छा भाई साहब, इसके अलावा वहां पर राम मंदिर बनने के बाद क्या माहौल है, क्योंकि वहां तो मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं और वहां राम मंदिर का जिस तरह से प्रचार किया गया तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो मुस्लिम मतदाता हैं ये अब आपके मुखालफत विरोध वोट करेंगे, आपके विरोध में वोट करेंगे। मतलब राम मंदिर एक हादसा विषय है और करोड़ लोगों की आस्था पूरी हुई है। राम मंदिर जब से बना और पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी उसी का एक माहौल बना है और उसमें जो समझदार मुस्लिम है उन्होंने भी भाग लिया है और किसी को भी इस तरह का कोई परेशानी नहीं हुई, आपने देखा पूरे भारत। और मैं समझता हूँ हमारा तो छोटा सा रामपुर है और यहाँ गंगा जमुना तहजीब के नाम से रामपुर जाना जाता है और यह परंपरा रही, दुनिया में कहीं कुछ हुआ लेकिन रामपुर में कभी कोई दंगा फसाद तो मुस्लिम के नाम पे नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा रामपुर है, बड़ा प्रेम से रहते हैं और 2024 में आप देखना, 2024 में सारे लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो ईसाई सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। तो 80 लक्ष्य हमारी भारतीय जनता पार्टी का है यूपी से भेजने का, तो उसमें जो माला 80 की बनेगी उस पर रामपुर का भी कमल। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए घनश्याम भाई बहुत शुक्रिया। और हम शुभकामनाएं देंगे आपको कि जनता के हित में अगर जमीन पे आप कोई काम करें और वो काम सफलता को प्राप्त हो, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।